स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर ऑफ क्लास 11th। देखते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए बी। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में जो हम एलिमेंट को लिखते हैं वो ऐसे ब्रैकेट बना के लिखे जाते हैं, ठीक है। और 2 3 को ऑर्डर्ड पेयर में बेटा हम 3 2 नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे हम सेट में 1 2 एलिमेंट अगर हमारा होता था तो हम उसको 2 1 लिख देते थे, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में अगर जैसे हमारे एलिमेंट 2 3 दिए हुए हैं बेटा तो हम उसको 3 2 नहीं लिखेंगे। और ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है उसको हम ऐसे ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम एलिमेंट को लिखते हैं कोमा लगा के, ठीक है। तो 2 एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्डर्ड पेयर डिनोटेड बाय ए बी। इसके बाद में देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हम कैसे निकालते हैं। 2 सेट हमें गिवन है, सेट ए और सेट बी, तो उनकी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, हमें ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B to be denoted by A cross B। तो देखते हैं 2 सेट है बेटा हमारे, एक सेट A है उसमें एलिमेंट 1 2 है, एक सेट B है उसमें एलिमेंट 3 है। हमें दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे, पहले 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 1 3 लिखेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 2 3 लिखेंगे। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 सेट की निकाल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं बेटा रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। 2 सेट हैं बेटा, एक सेट ए है और दूसरा सेट क्या है हमारा बी है, ठीक है। A to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B। यानी कि जो रिलेशन होता है बेटा वो सबसेट होता है किसका, 2 सेट की जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद उसमें ही एक रिलेशन स्टेबलाइज्ड किया जाता है, ठीक है। The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B। तो देखेंगे जैसे बेटा हमें एक सेट दिया हुआ है, उस सेट A में हमारे एलिमेंट 1 से लेके 14 तक हैं। डिफाइन रिलेशनशिप R फ्रॉम A to A। A to A का मीन्स क्या है कि हमने सेट A की जो मल्टीप्लाई है हमें सेट A का सेट A से क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो जब आप सेट ए का सेट ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो बेटा उसमें 1 1 1 2 1 से लेके 14 तक आएंगे, 2 1 2 2 से 2 14 आएंगे, 3 1 3 2 3 14, इस टाइप से उसमें एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमने उसमें एक रिलेशन स्टेबलाइज करा है, कैसे कि एक्स वाई रिलेशन एक्स वाई और एक्स वाई दोनों हैं वो किससे बिलोंग करने हैं, सेट ए से करने हैं। और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद में हमने उसमें ही एक रिलेशन स्टेबलाइज कर दिया है। तो रिलेशन जो होता है वो 2 सेट जो होते हैं उनका ही क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद ही उसमें से हम रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। इमेज क्या होती है बेटा, इसके बाद इमेज देख लेते हैं। The second element of each ordered pair of the relation R is called the image of the first element। The second element of each ordered pair, ordered pair में जो second element होता है उसको हम क्या बोलते हैं, image बोलते हैं। The second element of each ordered pair of the relation R is called the image of the first element। Domain क्या होता है बेटा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। एक रिलेशन जो है बेटा, जैसे एक रिलेशन है और रिलेशन में हमने लिया है 2 1 2 3 2 4, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो डोमेन है और सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं रिलेशन में वो क्या है हमारे, उसकी रेंज है, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, द सेट बी इज नोन एज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। सेट बी जो होता है रिलेशन में, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोडोमेन कहलाती है। उसके बाद बेटा फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सेट। 2 हमें सेट दी हुए नॉन एम्प्टी सेट एक्स और वाई। ये फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स इंटू वाई रिटन एज
फंक्शन x टू y, फंक्शन x जो है उसकी मैपिंग बेटा किस पे है, y पे, इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू x, यानी कि सेट जो है सेट x है उसमें जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट x को कर रहे हैं, इज एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू y, ठीक है। f इज ए फंक्शन, उसको हम कैसे बोलेंगे कि फंक्शन x टू y। तो फंक्शन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे बेटा एक हमें रिलेशन दिया हुआ है और इसमें हमें एलिमेंट है हमारे यहाँ पे 2 1, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन के लिए आप क्या देखेंगे बेटा कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट 2 बार ना हो। अगर डोमेन में एक एलिमेंट आपको 2 बार दिया हुआ है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। f(x) एक फंक्शन हमें दिया हुआ है x, हमने इसको y = x लिख लिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, x की वैल्यू हम -1 रखें तो -1 मिलेगी, ठीक है। यानी कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी है और y की वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो डोमेन क्या हुआ बेटा, और रियल नंबर, ठीक है। x वाली जो वैल्यू है वो डोमेन, और रेंज क्या होगी, y वाली जो वैल्यू है, y में वैल्यू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये रेंज भी इसकी क्या होगी, रियल नंबर होगी, ठीक है। और y = x आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसका जो ग्राफ होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बेटा, ये जो मैं सब आपको बता रहा हूँ बेटा ये अपनी नोटबुक में भी सब इसको नोट डाउन करेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन बेटा हमें दिया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है हमारा x, ठीक है। तो हमने इसको y और इसको मोड में लिख लिया है x। अब आपको पता है कि ये जो मॉडुलस होता है बेटा, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव निकल के आती है। ऐसा क्यों होता है, ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलती है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो। -x में मिलती है कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो। जैसे आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है अगर, तो y = कितना है बेटा, x है। तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो x की वैल्यू हमें 0 0 से बड़ी लेनी है। तो जैसे हमने इसकी वैल्यू 1 ली, उसके बाद में 2 ली, तो y की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव मिल रही है। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पे y = -x है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें लेस देन 0 लेनी है। तो जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे बेटा, तो y की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएंगी सारी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे डोमेन में x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो डोमेन कैसा हुआ बेटा, रियल नंबर हुआ। और रेंज में पॉजिटिव वैल्यू भी है। देखेंगे एक बार, डोमेन जो है बेटा, डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हैं तो डोमेन रियल नंबर हुआ। रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल रही है तो रेंज क्या होगी इसकी, रियल पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हमेशा वी शेप में बनता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है ये y = x के लिए है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 है तो बेटा y की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, y = -x के लिए इधर से बनेगी, तो हमेशा ये एक वी शेप में बनता है इसका ग्राफ। इसके बाद में देखते हैं बेटा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। f(x) = c है, एक कांस्टेंट फंक्शन हमें दिया हुआ है। y = मैंने इसको c लिख लिया, y को बेटा हम 0 × x + y भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें c मिलेगी, x की वैल्यू हम अगर 2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी c मिलेगी। x की वैल्यू हम कुछ भी लें तो y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, एक c ही हमें मिलेगी, ठीक है। यानी कि डोमेन जो होगा बेटा वो रियल नंबर होगा और रेंज क्या होगी इसकी, कांस्टेंट होगी, यानी कि c। और इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, अगर c की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस के ऊपर आएगा, अगर लेस देन 0 है तो x एक्सिस के नीचे आएगा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा क्या होता है, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया हुआ है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है ये हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू देता है। जैसे इसके अंदर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 1.95, तो 1.95 जो है बेटा ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो लेकिन ये अपनी हमेशा छोटी वैल्यू देगा हमें,
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ से 2.53 लेता हूँ तो 2.53 जो है बेटा 2 और 3 के बीच में है, लेकिन ये अपनी हमेशा छोटी वाली वैल्यू देता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर 2 मिलेगा। जैसे बेटा मैं लेता हूँ 1.99 तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये अपनी क्या हमें कौन सी वैल्यू देगा, 1 देगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं बेटा पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। एक मैंने पोलिनोमियल फंक्शन ले लिया है y=x²। ठीक है, आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू बेटा 1 ले रहा हूँ तो 1 मिलेगा, 2 ले रहा हूँ तो 4 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव भी ले रहा हूँ तो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही मिल रही है। तो डोमेन क्या होगा बेटा, रियल नंबर, रेंज क्या होगी हमारी, रियल पॉजिटिव नंबर होगी। उसके बाद में देखते हैं बेटा रेशनल फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन हमें दिया हुआ है 1/x, इसको मैंने y=1/x लिख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू बेटा 1 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो y की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन होगा, और फंक्शन जो है हमारा नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो डोमेन जो है बेटा वो रियल नंबर होगी, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसी टाइप से रेंज भी होगी। इसके बाद देखते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में हमें वैल्यू 1 मिलती है कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। 0 हमें मिलती है कब, जब x की वैल्यू 0 होती है तो वैल्यू 0 मिलती है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो -1 मिलती है। तो डोमेन जो होगा बेटा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही हैं, तो डोमेन रियल नंबर हुआ, और रेंज क्या होगी इसकी, y वाली वैल्यू जो हमें x की वैल्यू रखने के बाद मिलती है। तो 1 0 -1 क्या हुआ, इसकी एक रेंज हुई। ठीक है।